आज की क्लास की। कॉपी हो गया? यस सर। चलो फिर अगले केस पे बढ़ते हैं। केस 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा है तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट बीम का अगर थीटा है तो उस केस में लाइट कितना फोर्स लगाएगी सरफेस पे, ये निकालते हैं। ठीक है, हमें ये मालूम है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है लाइट का तो कितना मोमेंटम लेके जाती है वो, आई ए बाई सी लेके जाती है, राइट। अब देखो, मेरे पास एक लाइट बीम है जिस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ये बीम आके ऐसे आई, यहां पर एक सरफेस पे इंसिडेंट हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बता दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा है। तो देखो, मोमेंटम जो लेके आएगी वो इधर ही लेके आएगी ना, पी इनिशियल। और फाइनल मोमेंटम किधर होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। पी फाइनल इधर आएगा। पी इनिशियल वेक्टर और पी फाइनल वेक्टर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर मैं इधर इधर एक्स बोल दूं और नॉर्मल डायरेक्शन को वाई बोल दूं, तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट इज पी फाइनल। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, वेक्टर बराबर नहीं है। पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर इक्वल नहीं है, राइट। हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। क्या होगा ये? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो हम देखेंगे क्या कि इस दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो इक्वल है। कितना? पी इज इक्वल टू पी बोल देते हैं लेट्स से। तो ये कितना हो जाएगा? इधर थीटा, इधर 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर हो जाएगा पी साइन थीटा, इसका भी इधर हो जाएगा पी साइन थीटा, राइट। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? फाइनल ऊपर की तरफ पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इनिशियल नीचे की तरफ पी कॉस थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पी कॉस थीटा, राइट, इन जे डायरेक्शन। ये हुआ लाइट का मोमेंटम में चेंज, राइट। देयरफॉर फोर्स ऑन लाइट कितना होगा? ऑन लाइट बीम कितना होगा? दिस इज इक्वल टू F1 बोल देता हूं उसको मैं, 2p cos theta by t. And now we know that momentum carried per unit time by the light beam is Ia by c. So this is equal to 2Ia by c cos theta. ठीक है, इतना फोर्स लगेगा लाइट बीम के ऊपर, या माइनस कह सकते हैं इसको। ठीक है, इन द जे डायरेक्शन। दिस मीन्स कि फोर्स ऑन सरफेस, अगर मैं इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं कि लाइट की इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस ले रखा है, तो फोर्स ऑन सरफेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2Ia/c cos थीटा। माइनस को इग्नोर करो क्योंकि हम ज़्यादा वेक्टर के चक्कर में पढ़ नहीं रहे, आई कप जेकप लिख नहीं रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। वो बस इतना ध्यान रखना है कि लाइट की डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्मल से अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। सो 2Ia/c cos थीटा, इतना फोर्स लगेगा ऑन द सरफेस। ओके बेटा, बस इसमें ए क्या है? बीम का एरिया है ना। अगर हम लोगों ने ये वाला एरिया कंसिडर किया है, लेट से सरफेस का एरिया लिया है, जी वाला एरिया, ये अगर ए डैश है तो हमें मालूम है कि एरिया ए कितना हो जाएगा? ए डैश
कॉस थीटा होगा. सो दिस इज इक्वल टू 2i ए डैश कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी. आप इसको सेकंड ए बोल सकते हो, और अगर आप चाहो तो सेकंड बी में क्या केस बना सकते हो कि जहाँ पर बीम का क्रॉस सेक्शन बड़ा है और सरफेस उसके अंदर आ जाता है. बट अल्टीमेटली आपको करना वही है कि बीम का कितना एरिया अंदर गया, कितना एरिया का लाइट सरफेस के ऊपर गिरा, उसके ऊपर आप ये वाला यूज़ करोगे रिफ्लेक्शन के केस में 2ia कॉस थीटा वैसे. वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कॉस थीटा एक बार भी नहीं आ रहा था, रिफ्लेक्शन में आ रहा है. ठीक है. सो सेकंड केस क्या हो जाएगा कि आपका बीम बड़ा है, इंटेंसिटी आई, इसका एरिया ए, और अंदर जो सरफेस है वो छोटा है. मतलब कहने का मतलब मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है कि सन से लाइट आ रही है, छत के ऊपर गिर रही है, और यहाँ पर भी आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है, लेट्स से. इसका एरिया अगर ए डैश है तो नाउ यू कैन नॉट यूज दिस होल एरिया ए, बिकॉज दिस होल एरिया ए इज नॉट गोइंग टू फॉल ऑन द surface. You can only use this little area which is a dash cos theta. सो आपका जो फोर्स आ जाएगा वो 2ia cos theta बाय सी की जगह 2ia डैश cos theta cos स्क्वायर थीटा बाय सी. ये सेकंड का बी केस था, है ना. तो ये अपने सारे केसेस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट रिफ्लेक्शन के हो गए, है ना. टोटल 4 × 2 8 केसेस पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट. कॉपी हो गया. कॉपी हुआ. चलो फिर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया. ओके. अब आता है पार्ट एब्जॉर्प्शन एंड पार्ट रिफ्लेक्शन. बात को समझो. इंटेंसिटी आई की लाइट जाती है एक सरफेस पर, ये सरफेस है, इंटेंसिटी आई की लाइट आ रही है, यहां पे एब्जॉर्बिंग पावर ए है, रिफ्लेक्टिंग पावर आर है ना. तो याद होगा कि भूल गए. एब्जॉर्बिंग पावर क्या होता है बताइए तो, भूल गए. ए इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए. इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेंसिटी इंसिडेंट. एंड रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होता है, सब भूल गए ना. रेडिएशन में पढ़ा था ना अपन ने, हीट ट्रांसफर में, क्लास 11th. आर होता है आई रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी, है ना.
एंड देन देयर इज थर्ड टर्म ट्रांसमिटिंग पावर. ट्रांसमिटिंग पावर क्या होता है? स्मॉल टी इज इक्वल टू आई ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल इंटेंसिटी. और हमें भी मालूम है कि ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 है, राइट? सब भूल गए? कुछ याद नहीं है? तो अभी हम लोग ट्रांसमिशन को इग्नोर करके चल रहे हैं, हालांकि हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में हमारे पर. चलो, अगर इंटेंसिटी आई इंसिडेंट होती है, एब्जॉर्बिंग पावर ए है, मतलब क्या हुआ इसका? ए आई एब्जॉर्ब हो गया और आर आई रिफ्लेक्ट हुआ, राइट? तो फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको एक बीम नहीं दो बीम कंसिडर कर लेता हूं. एक ए आई का है जो एब्जॉर्ब हो गया और एक आर आई का है जो कि रिफ्लेक्ट हो गया. हाँ या ना? लेट्स से बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जो भी इस पे इंसिडेंट हुआ. अब वो बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए निकालने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. सरफेस का अगर बीम अगर पूरा का पूरा आके इस पे गिर जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही ए यूज़ कर लीजिए. अगर सरफेस छोटा है तो क्या करोगे? सरफेस का एरिया का प्रोजेक्शन लोगे इसके नॉर्मल के लॉन्ग, ठीक है? सो अगर इसका एरिया ए डैश है तो आप एक जगह क्या यूज़ कर सकते हो? ए डैश कॉस थीटा, गिवन की बीम ऐसे आ रही है. ये सारे हम लोगों ने पहले ही केसेस पढ़ रखे हैं. तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसको दो बीम कंसिडर करेंगे, एक ए आई इंटेंसिटी का और एक आर आई इंटेंसिटी का. और क्या बोलेंगे कि जो फोर्स लगा है, जो फोर्स लगा है वो कितना होगा, ठीक है? फोर्स कितना होगा? तो फोर्स बेटा दो बीम्स लगाएंगी, एक तो एब्जॉर्ब्ड बीम लगाएगी और एक रिफ्लेक्टेड बीम लगाएगी. अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. काम करता हूँ वाई को नीचे मान लेता हूँ ताकि मेरा फोर्स का डायरेक्शन लिखने में मुझे माइनस जे के अपना लिखना पड़े. ये मेरा वाई डायरेक्शन है, जेड अंदर हो गया, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड फोर्स तो सीधा सा मुझे मालूम है कितना, 2IA कॉस थीटा बाय सी. ये क्या है? बीम का एरिया. जे क्या? यहाँ जे मैंने बीम के डायरेक्शन में ले लिया नॉर्मल वाला, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स रिफ्लेक्टेड बीम लगाती नहीं है. जो बीम एब्जॉर्ब हो रही है वो दो फोर्स लगाती है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में. तो एब्जॉर्ब बीम का क्या फोर्स है सर? एक तो है आई ए साइन थीटा बाय सी आई कैप प्लस आई ए कॉस थीटा बाय सी जे कैप. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं अगर भूल रहे हो तो मैं एक बार पेज पीछे करके दिखा देता हूँ आपको. बस फर्क क्या रहेगा यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड में आप एक आर ऐड कर दोगे, एब्जॉर्ब में आप एक ए ऐड कर दोगे, है ना? ठीक है, मैं आपको ये वाला फॉर्मूला चाहे तो दिखा देता हूँ. एब्जॉर्ब वाला पक्के से भूल गए होगे आप लोग. जब एब्जॉर्ब किसी एंगल पे आया था तो फोर्स कितना था? एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर, राइट? एफ कितना था? आई ए बाय सी. एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर, आई ए कॉस थीटा बाय सी, आई ए साइन थीटा बाय सी, राइट? वही यूज़ किया है. आई ए कॉस थीटा बाय सी, सॉरी आई ए कॉस थीटा बाय सी एंड आई ए साइन थीटा बाय सी. ध्यान बस इतना रखना है कि इंटेंसिटी आई की जगह मैंने ए आई यूज़ करी एब्जॉर्ब के लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए आर आई यूज़ करा है. बाकी सब कुछ सेम टू सेम है. ओके? सो कुछ भी नया नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा? एब्जॉर्ब सॉल्व करना ज़्यादा आसान है क्योंकि सीधे सीधे जो आई ए बाय सी आपके इनिशियल बीम के डायरेक्शन में, कहानी खत्म. रिफ्लेक्टेड भी आसान है क्योंकि रिफ्लेक्टेड में आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक ही कंपोनेंट आएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, दैट इज इन जो भी आई ए बाय सी का नॉर्मल कंपोनेंट है उसका डबल कर दो, है ना?
कॉपी हो गया? हो गया? चलो फिर, पार्ट एब्जॉर्प्शन एंड पार्ट रिफ्लेक्शन भी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, नॉर्मल क्वेश्चंस में कुछ खास बनते नहीं है, रेयरली अभी कोई क्वेश्चन आता है। मैंने बता दिया है मोस्टली। बस एक क्वेश्चन क्या है कि याद रखने जैसा है, कि उसका आंसर याद रखने में फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आके सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये मेरे पास एक बीम है, काफ़ी चौड़ी बीम है, विड्थ इसकी काफ़ी बड़ी है। इंटेंसिटी है इसकी आई। और इस बीम के अंदर एक ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर, जिसका रेडियस है आर। इसका एब्जॉर्बिंग पावर 1 है। आपको बताना, मतलब बेसिकली ब्लैक बॉडी है। आपको बताना है कि इस पे फोर्स बाय रेडिएशन कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर आई पाई आर स्क्वायर बाय सी। हम्म, क्या होगा देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर इस एरिया से जो भी मोमेंटम जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है ये पूरा का पूरा मोमेंटम, इसको रोक देगा ये, तो फोर्स कितना लगेगा? सिंपली आई ए बाय सी। ए कितना है इस प्लेन सरफेस का एरिया? आई पाई आर स्क्वायर बाय सी। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सॉल्व प्रीवियस प्रॉब्लम इफ रिफ्लेक्टिंग पावर इज 1। ठीक है, सॉल्व तो अगले पेज पे करूंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर रिफ्लेक्टिंग पावर 1 है तो फोर्स कितना लगेगा ये बताना है।
डाउट्स भेजे आप लोगों ने मुझे? सर आंसर सेम ही तो होगा। आंसर तो सेम होगा बट सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए ना। देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस मुझे आर पता है। इसके ऊपर लाइट बीम इधर से आ रही है। अब देखिए क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्शन के केस में जो फोर्स है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस सेंस में कि क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। इसलिए हमें अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स निकाल के, अलग अलग सर्फेसेस पे फोर्स निकाल के हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नौ मैंने इसी सोच को रखते हुए क्या किया कि मैंने एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन सोचा जिन सारे पॉइंट्स पर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो वो दिखा मुझे इस तरीके का रिंग, इस तरीके का रिंग। इस रिंग में हर पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो एक्सिस, जिसके लॉन्ग इसको एक्सिस कहता हूं, अगर बीम की जो एक्सिस है उसके साथ सेम एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल है, राइट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो गया थीटा। और इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? तो इस रिंग का छोटा सा एरिया निकालने के लिए मैं थीटा एंगल पे गया हूँ और डी थीटा एंगल का मैंने स्ट्रिप काटा है। सो ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इसका रेडियस कितना है? आर साइन थीटा। और थिकनेस कितनी है? आर डी थीटा, राइट। ओके, सो डी आ गया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये आपका छोटा सा एरिया है, ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बीम है वो इस तरीके से आई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही थीटा एंगल पे चली जाएगी। सो जो फोर्स लगाएगी डी एफ वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 आई। अब एरिया किसका लेंगे? बीम का लेंगे। तो क्योंकि ये एरिया बीम के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, इसलिए बीम का एरिया कितना हो जाएगा? एक कॉस थीटा और आ जाएगा, तो 2 आई डी ए कॉस थीटा।
बाय सी, है ना, 2i DA cos थीटा बाय सी। ये DA cos थीटा क्या है, बीम का एरिया है, जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया, एक सिलेंडर बनेगा ना, सिलेंडर का जो इस तरीके का एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, ये वाला शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला जो सिलेंडर का एरिया दिखेगा वो इसके बराबर थोड़ा ना होगा, क्योंकि ये तो स्लैंड एरिया है। इसका जो वाला कंपोनेंट लोगे तो कॉस्ट थीटा एक और लगेगा, राइट। सो DF कितना हो जाएगा, 2i DA cos थीटा बाय सी, ठीक है। DA ये रहा, 2i DA cos थीटा बाय सी, है ना। नहीं, ये तो 2i बाय सी आया, इंटू एक cos थीटा और आएगा ना भाई। देखो भैया क्या होता था फॉर्मूला रिफ्लेक्शन के केस में, 2ia बाय सी इंटू कॉस थीटा होता था ना। बस एरिया ए निकालने के लिए हम लोगों ने ए डैश कॉस थीटा किया, तो 2i ए डैश कॉस थीटा बाय सी इंटू कॉस थीटा। लेकिन ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये क्या हुआ, हर एक जगह पर फोर्स ऐसे लगा, नॉर्मल के लॉन्ग, 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 राइट। मतलब बेसिकली आपकी जो पूरी की पूरी ये जो रिंग है ना सर्कुलर वाली, इस सर्कुलर रिंग में हर जगह इस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हमें इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम करने के लिए मैंने क्या बोला कि यार जो भी आंसर आएगा वो बीचों बीच एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा, तो सबका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कर दो। तो अगर फोर्स ये लग रहा है तो ये हो जाएगा वट एवर डी एफ डैश फोर्स होगा, ये डी एफ डैश कॉस थीटा हो जाएगा, हर जगह कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका डी एफ हो जाएगा क्या, 2i DA कॉस थीटा किसके लिए, बीम के एरिया के लिए, बाय सी इंटू कॉस थीटा किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। 2 और कॉस थीटा किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए है। इसके बाद क्या आएगा, एक और कॉस थीटा आएगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे नॉर्मल जो बीम का जो रिफ्लेक्शन का फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, उन सबका मैंने वेक्टर सम किया। तो मैं सिर्फ वो वाला कंपोनेंट यूज करूंगा जो एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा रिंग के अलॉन्ग। सो ये हो गया कितना, 2i बाय सी कॉस क्यूब थीटा बन चुका है, और डी की वैल्यू कितनी जाएगी, 2πr² साइन थीटा डी थीटा, दैट इज 4i πr² बाय सी कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये आपका डीएफ आया है। फोर्स निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करोगे डीएफ को, कहां से कहां, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक करोगे, क्योंकि इसके आगे तो फोर्स लगेगा ही नहीं ना, यहीं तक लगेगा ना फोर्स, इसके आगे वाले हेमिस्फीयर तो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो 0 से π/2 में ऊपर वाला भी कवर हो गया, नीचे वाला भी कवर हो गया, काम हो गया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना है कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा यहाँ मौजूद है, तो कॉस थीटा को यू मान लो तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये सब सॉल्व करने के बाद आपका आएगा आंसर i πr² बाय सी, वही जो कि एब्जॉर्प्शन के केस में आया था। सिर्फ किस्मत से आया है, सिर्फ मैथ्स की वजह से अल्टीमेटली आंसर कुछ ना कुछ आना था तो उसके बराबर आ गया है। इसके पीछे कोई और अगर आप बोलोगे सर फिजिकल लॉजिक क्या है, तो देयर इज नो फिजिकल लॉजिक कि आंसर इसके बराबर क्यों होना चाहिए। जैसे मैंने तो आज ही जो आपके, अच्छा आपके नहीं था, छोड़ो पिछली क्लास में था, जो भी है, तो इसके पीछे कोई फिजिकल, अगर आप बोलोगे सर फिजिक्स का रीजन बताइए, तो कोई रीजन नहीं है, मैथ्स का रीजन है कि भैया सब कैलकुलेशन होने का इसके बराबर आ जा रहा है, किसके बराबर, एब्जॉर्प्शन के बराबर। और ये कैलकुलेशन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको याद ही कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम के टाइम में इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ये वाला केस याद कर लेते हैं। क्या याद करते हैं कि भैया स्फेयर के ऊपर अगर पैरेलल बीम आके गिर रही है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की, ध्यान रखिएगा। अब बोलेगा नहीं इंटेंसिटी रेडियस का वेरी कर रहा है तो क्या होगा, तब ऑब्वियसली दोबारा से सारी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। बट अगर आपको ये गिवन है कि नहीं इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, स्फीयर है, अब बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो आपको ये याद रखना है कि उस केस में एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का फोर्स मैथ्स की वजह से गलती से सेम आ जाता है, ठीक है। कोई फिजिकल लॉजिक नहीं है, पर गलती से आंसर दोनों का सेम आता है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? Yes. हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, solve the previous question if transmitting power T, if transmitting power T is equal to 0.5, ठीक है।
हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ट्रांसमिटिंग पावर 0.5 है तो नहीं हुआ। जल्दी बोलो यार। देखो I भैया, pi half square by 2c. हाँ मतलब सिंपली क्योंकि ट्रांसमिटिंग पावर अगर हाफ है तो ए प्लस आर कितना है, वो भी हाफ है, राइट। नो, ए और आर दोनों की वजह से तो बराबर बराबर लगता है, राइट। तो चाहे ए ले लो चाहे आर ले लो, बात बराबर ही है। तो बस इफेक्टिव फोर्स है उसमें इंटेंसिटी को आधा कर देना है। फोर्स कितना हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर बाय 2c। खत्म, खत्म, इतना ही तो है, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस हमने सॉल्व कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन को, अगर हमारा ट्रांसमिटिंग पावर हाफ है तो, ठीक है बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये खत्म हो गया है, अब आप लोगों के जो डाउट्स थे उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो डाउट्स भेजे आप लोगों ने। द फिगर शोज अ टिपिकल सर्किट फॉर लो पास फिल्टर, an AC input Vi is equal to 10 millivolt is applied at the left end, and the output V naught is received at the right end. Find the output voltage for nu is equal to, frequency is equal to 10 kilohertz, 100 kilohertz, 1 megahertz and 10 megahertz. Note that the frequency is increased, the output decreases, and hence the name low pass filter. देखो भाई, यहाँ क्या दे रखा है, आप यहाँ पर अगर इनपुट दोगे, एक आपका रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस सीरीज में लगा हुआ है, और आप कैपेसिटेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर रहे हो वी आउटपुट, ठीक है। बोल रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो हम देखेंगे क्या कि आउटपुट पावर जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती रहती है। इसका मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर कहते हैं। लो पास फिल्टर का मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाला जो इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट देता है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का आउटपुट देता है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के इनपुट पे कम आउटपुट देता है, ठीक है। अब देखो, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 नैनो फैरेड का कैपेसिटेंस है। तो ऑब्वियसली आपका जो क्या बोलते हैं, Z होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। नो, एक्स सी कितना होता है, एक्स सी कितना होता है, तो सर एक्स सी होता है, बताइए कितना होता है। 1/ओमेगा सी होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, बताइए आप लोगों को। चैप्टर के चैप्टर गायब हो जाते हैं आप लोगों के दिमाग से। राइट, नजर आ रहा है सबको। यस सर।
ठीक है, ओके। और क्या होता है भाई, ये तो हो गया z, z कितना है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ओके भैया, नाउ मतलब क्या हुआ उसका, एज ओमेगा इंक्रीजेज, ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, दिस विल मीन कि z विल डिक्रीज, दिस मीन्स करंट विल इंक्रीज, यस और नो। यस सर। सर करंट अगर इंक्रीज हो गया तब तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए ना। हम्म, नहीं, करंट अगर इंक्रीज हो गया इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पर देखिए आपका एक्स डिक्रीज हो रहा है ना, करंट डिक्रीज हो रहा है, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा तो चेक करना पड़ेगा। बट बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस डिक्रीज हुआ होगा, पानी खत्म, है ना। हाँ सर। बस इतनी सी बात है, बाकी आपको कैलकुलेशन तो करनी होगी। कैसे कैलकुलेशन करोगे आपको ऑलरेडी पता है कि आप अगर आपके पास एक सिंपल सीरीज सर्किट है तो उसमें कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, आता है कि भूल गए। आता है सर। आता है, तो वही निकालना है और क्या, ठीक है ना। बढ़े आगे, यस सर। फेजर डायग्राम से निकालोगे ना भाई, वो जो बड़ा वाला फेजर डायग्राम बनवाया था उससे निकलेगा, ठीक है। चलो आगे हाँ। बढ़ते हैं, अगला फिगर शोज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, lying in a uniform magnetic field B of magnitude 1.2 टेस्ला, ठीक है। a particle having a charge 2 into 10 to the minus 3 coulomb and mass इतना is projected perpendicular to a plane of the diagram with speed 4.8 meter per second. The particle moves along a circle with its center and the principal axis at a distance of 18 centimeter from the lens. Okay, ये distance आपका 18 centimeter, 18 centimeter from the lens. Show that the image of the particle goes along a circle and find the radius of that circle. देखो भैया सीधी सी बात है, इस पाथ की जो इमेज बनाएगा ये लेंस वो भी एक सर्कल ही होगी, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। इसका रेडियस अगर आर नॉट है तो आर नॉट कितना होगा, हो जाएगा mv/qb, अपन को सब कुछ गिवन है, बी गिवन है, चार्ज गिवन है मतलब क्यू गिवन है, मास गिवन है और स्पीड भी गिवन है, तो रेडियस आर नॉट पता है अपन को, है ना। क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 4.8, 9 इंटू 10⁻⁵ अपॉन चार्ज 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 कितना हो गया, 2.4 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻² मीटर या फिर 3.75 सेंटीमीटर। ये आर नॉट रेडियस के सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, u 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली आप v निकाल सकते हो, v कितना आएगा 36 सेंटीमीटर, आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2, बट -2 से मतलब नहीं क्योंकि बस जब ये सिर्फ इतना बता रहेगा कि जब ये ऊपर होगा तो नीचे होगा, जब ये नीचे होगा तो ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा इधर से देखने पर अगर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो ये वाला पार्टिकल भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, चेक कर लेना खुद से। हाँ बीच से देखोगे, लेंस की लोकेशन से देखोगे, एक क्लॉकवाइज देखेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, बट अदरवाइज अगर एक ही तरफ से देखोगे ना तो क्या फर्क पड़ेगा समझिए, ये वाला छोटे सर्कल में ये वाला पार्टिकल घूम रहा है, बड़े सर्कल में ये वाला पार्टिकल, इसका इमेज घूम रही, समझ में आया। मैं इधर से देख रहा हूँ तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जब ये यहाँ है तो इमेज यहाँ है, यस और नो। यस सर। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इमेज यहाँ पहुँचेगी क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है, तो ये ऐसे आया, इमेज ऐसे गई,
ये यहाँ पहुंचेगा तो इमेज यहाँ पहुंच जाएगी, इमेज ऐसे गई, ये ऐसे आया। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? दोनों घूमेंगे सेम सेंस में, राइट? यस सर। Yes, sir. दोनों सेम सेंस में घूमेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अ, तो मैग्निफिकेशन कितना है? -2। तो आपका जो रेडियस आएगा, इसका रेडियस आर आएगा, वो उसका डबल, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। चलो, क्योंकि क्योंकि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोगों ने लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए भाई, इतना लंबा। कंसिडर अ रबर बॉल, फिर आपको दिख रहा है ना पूरा? दिख भी रहा है आप लोगों को? कंसिडर अ रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h इज इक्वल टू 4.9 मीटर, मतलब 1 सेकंड में जमीन पर टकराएगी, ऑन टू हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट। इलास्टिक प्लेट है मतलब कोलिजन इलास्टिक होने वाला है। Assuming that the duration of collision is negligible and the collision with plate is totally elastic, then the velocity as a function of time and the height as a function of time will be। देखो भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन को इसने पॉजिटिव ले रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर दिखने में अभी यही लग रहा है मेरे को, क्योंकि कोई कंक्रीट रीजन नहीं है इसके पीछे फिलहाल, पर दिखने में यही लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है। 1 सेकंड में पार्टिकल ग्राउंड पे आ जाएगा। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया। एक डायरेक्शन में 1 सेकंड में उसकी डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रखा है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और लीनियरली डिक्रीज होता रहेगा। जैसे ये टकराया, वेलोसिटी जंप करके ऊपर चली जाएगी। तो पूछा क्या क्या, वेलोसिटी बोला है ना, ऐसे तो कोई डायग्राम ही नहीं है। हाँ, जंप करके वेलोसिटी ऊपर चली जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर जंप करके वेलोसिटी ऊपर चली जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके का कोई डायग्राम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ नहीं किया है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है, अपवर्ड को नेगेटिव ले रखा है। ओके, तब तो ये डायग्राम इसी के जैसा है ना। अच्छा, नहीं, ये तो और रैंडम हो गया आगे जाके, बनाया नहीं ठीक से। ऐसा था, ये मेरे को याद है, क्वेश्चन में आया हुआ है ना किसी किसी एग्जाम में, ये सीधा वर्टिकल था, ऐसे था। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, वो डायग्राम बुक में गलत लगा बना हुआ है। ओके बेटा, ठीक है। यस सर। अब क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है, वेलोसिटी के लिए, वो तो ठीक है। पर अब आप हाइट के लिए देखोगे तो हाइट के लिए अपवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है, ग्राउंड से मेजर कर रहा है, और अपवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है, राइट। तो ये एक गड़बड़ थी इस क्वेश्चन के साथ, बट ड्यू टू लैक ऑफ एनी अदर ऑप्शन, इसके अलावा किसी और जगह आप टिक कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 3 वेक्टर्स, p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर कहाँ है भैया? r वेक्टर इज, अच्छा, p वेक्टर, ओके, दिस इज p, दिस डायग्राम ठीक से बता कहाँ है कि कौन सा क्यू है, ये क्यू है कि 1 2 3 4 इतने साइड बना दिए हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर माइनस p वेक्टर ना, तो यही q वेक्टर है। ओके, ऊपर लिख दिया बीच में बस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, ये r वेक्टर है विच इज q वेक्टर माइनस p वेक्टर, एकदम सही है। चलो, लेट s बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर r वेक्टर। r वेक्टर कहाँ है? r वेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट है s। ओके, कहाँ है? लेट अस बी एनी r वेक्टर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड s be b टाइम्स r वेक्टर। ओके, द जनरल रिलेशन अमंग p वेक्टर, q वेक्टर एंड ये वाला s वेक्टर इज, ओके।
देखो भैया, ये आर वेक्टर विच इज क्यू माइनस पी वेक्टर, इसने यहीं पे सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचनी थी कि आर वेक्टर क्या है, क्यू माइनस पी वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, पी एस वेक्टर कितना हो जाएगा, बी बी टाइम्स आर वेक्टर। हमें आंसर में आर नहीं चाहिए, राइट? ओके, बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके, कोई बात नहीं। सो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, इसको अगर मैं रेड कलर से बनाता हूं, इसको अगर मैं एक्स वेक्टर बोल दूं तो आई कैन सिंपली से पी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू 0। हाँ है ना, दिख रहा है? Yes, sir. एंड एक्स वेक्टर इज नथिंग टाइम्स बट बी टाइम्स आर वेक्टर विच इज इक्वल टू बी टाइम्स, मेरे को आंसर में आर वेक्टर नहीं चाहिए, इसलिए बी टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, I will have p vector plus b times q minus q vector minus p vector plus s vector equals to 0, right? और हमें s चाहिए in terms of बाकी दो। This implies s vector is equal to p vector times b minus 1 minus bq vector, right? So option number Bombay is the correct option. समझ में आया? सर फिजिक्स में वेक्टर भी आता है। पढ़ाया गया था ना, तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? इसमें कौन सी जो मैथ्स वाली वेक्टर लगी लगी क्या? नहीं सर। तो फिर जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या चाहिए आपको सबूत? लेकिन ठीक है, मैथ्स में पढ़ने का ज़्यादा आसान पड़ता है ये सब चीज़ें, तो ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन भेज दिया आपने। अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k। कौन सा है भाई 2m? अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसके साथ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड, दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अदर स्प्रिंग blocks of mass m and 2m यूजिंग टू मासलेस पुलिस। अच्छा, दोनों पुलिस मासलेस है, चलो अच्छी बात है, कम से कम रोटेशन नहीं डाला है। यूजिंग टू मास, कहाँ गया यार, यूजिंग टू मासलेस पुलिस एंड स्प्रिंग, द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स आर a1, इसका एक्सलेशन है a1, इसका है a2, इसका है a3। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनस्ट्रेच्ड स्टेट, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x naught. Which of the following options is are correct? At an extension of x naught by 4 of the spring, the magnitude of acceleration of blocks connected to the spring is 3g by 10. अच्छा, a1 के लिए 3g by 10 बोल रहा है x naught। मल्टी और भी ऑप्शन है ना इसमें? हाँ सर, वो अभी भेज दे रहे हैं। आपने भेजे नहीं है, कोई बात नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लास्ट में करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे रखा, पहले उसको सॉल्व कर लेता हूँ। The image of an object formed by a plano-convex lens at distance of 8 meter behind the lens is real, is one third the size of the object. The image of an object formed by a plano-convex lens at a distance of 8 meter behind the lens. The image of an object formed by a plano-convex lens.
क्या बोल रहा है ये, कौन सी भाषा बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसने एक इमेज बनाई है। अभी इमेज 8 मीटर बिहाइंड है या ऑब्जेक्ट 8 मीटर बिहाइंड है? ये समझ में आ रहा है लैंग्वेज से कि भैया 8 मीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि इमेज का डिस्टेंस है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय प्लेनो कन्वेक्स लेंस at a distance of 8 meter behind the lens। सर इमेज डिस्टेंस हो गया। इमेज का ही लग रहा है दिखने में, पढ़ने में तो, बट उतना क्लियर नहीं किया है जितना होना चाहिए, बट ठीक है। मतलब इमेज यहाँ बनी है 8 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। ये 1/3 है, तो मतलब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, और 1/3 साइज की है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 24 मीटर पे होगा, राइट, है ना। तो u हो गया -24, v हो गया +8, f मुझे निकाल, if मैं एक बार निकाल लेता हूँ, क्या आएगा 1/8 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब बोला कि इसका अंदर जो वेवलेंथ है लाइट की वो 2/3 टाइम्स द फ्री स्पेस है, मतलब कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो कितना है, 3/2 है, ये सुनो। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वेलोसिटी, सॉरी c/v होता है ना, है ना। यस। दैट इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा स्पेस बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मीडियम। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो लैम्डा स्पेस बाय लैम्डा मीडियम विच इज 1/2/3 हो गया, इस केस में तो 3/2 आ गया। हाँ सर। अब इसका रिफ्लेक्ट, इस सरफेस का वो कितना है, इन्फिनिटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर मुझे निकालना है। क्या बोलूँगा, 1/f मतलब 1/6 इज इक्वल टू म्यू -1 मतलब 1/2 इंटू 1/r1 0 -1/r2 1/-r। दिस implies रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, कोई दिक्कत? सर लास्ट इक्वेशन क्या लिखे, मतलब कैसे लेंस लिखे? मेकर्स फॉर्मूला बेटा। ओह हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। हो गया, इतना ही था ना, अच्छा एक बचा हुआ है। सर हाँ बेटा। मास वाले स्ट्रिंग का क्वेश्चन आता है क्या? क्या? मतलब स्ट्रिंग मासलेस लेते हैं ना हम लोग पुली का, हम्म, तो वो तो मास वाला स्प्रिंग मास। मैंने नहीं कराया आपको, सोच के देखो, हाँ सर। कराया कि नहीं कराया। मैंने वैसे तो नहीं पढ़ाया अलग से टॉपिक, बट मैंने नहीं कुछ। आपको एक रॉड का एक्सटेंशन पढ़ाया था ना, अंडर सेल्फ वेट, हाँ सर। बस वही फंडा है। अच्छा सर, वो है क्या, आता है क्या उससे आ क्वेश्चन? सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है सर। चलो, बोल रहा मैक्सिमम एक्सटेंशन x0 है, तो x0/4 जब एक्सटेंशन होगा उस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। आई एम अज्यूमिंग ये और कोई क्वेश्चन, अच्छा और भी तो डाउट्स हैं, और भी तो ऑप्शन थे ना। x0 कितना होगा ये भी पूछा है।
देखो बेटा, जो ऑप्शन डी है वो तो एकदम करेक्ट है, आपने मेरे को अभी भेजा तो मैं भी देता हूँ आपको। हो गया? चलो भाई, तो अपना ये वाला ऑप्शन तो एकदम सेट है, ऑप्शन डी तो राइट, हाँ है ना, कंस्टेंट की इक्वेशन है राइट, क्योंकि ये वाला ब्लॉक अगर A1 से जाएगा तो ये वाला पुली भी A1 से जाएगा। कंस्टेंट की इक्वेशन लिखी A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A1 इक्वल्स टू 0, है ना, ऑप्शन डी तो एकदम करेक्ट है। नाउ द थिंग इज, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा, ठीक है, और क्या नाम है, जब एक्सटेंशन x0/2 होगा तब क्या होगा, और जब x0/4 होगा तब क्या होगा, ये पूछा गया राइट। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक केस सॉल्व करते हैं कि जब इस पे पीछे एक फोर्स लग रहा है F, उस केस में इसका एक्सेलेरेशन, तीनों का एक्सेलेरेशन कितना है राइट, फिर F को kx के बराबर कर देंगे तो हमें एज अ फंक्शन ऑफ x तीनों का एक्सेलेरेशन कितना ये पता चल जाएगा, रस्सी में टेंशन कितना ये पता चल जाएगा, हाँ या ना। अप्रोच समझ में आई? सही बार फिर से बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग को हटा दो और मान लो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है F, ओके, तो उस केस में हम लोग F के टर्म्स में इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, रस्सी में टेंशन वगैरह सब निकाल सकते हैं, हाँ या ना, हाँ। है ना, हाँ या ना, सबका सब निकल जाएगा ना। हाँ सर। तो एक बार वो रिलेशन आ जाए उसके बाद F को मैं kx डाल दूंगा, वेरिएबल फोर्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस kx की टर्म्स में एक्सेलरेशन होगा, आई कैन फाइंड कि kx की टर्म्स में वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, और उसका यूज करके जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस केस में एक्सटेंशन कितना होगा, वो x0 आएगा। अब x0 इसके बराबर आता है कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा राइट, मैं अप्रोच बता रहा हूँ पहले। यस सर। ठीक है, तो जब वेलोसिटी 0 होगी उस वक्त x0 कितना ये देख लेंगे, उस वक्त सॉरी x कितना ये देख लेंगे, और उसके बाद उसी x0/2 को यूज कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। हमें बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिरकार x0 है कितना, राइट। और क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, है ना। इस फोर्स के ऊपर इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगा, और इन दोनों का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा तो यहाँ की टेंशन चेंज होगी, यहाँ का टेंशन चेंज होगा, यहाँ का टेंशन चेंज होगा, तो इस ब्लॉक पे बेसिकली सारे फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, सिर्फ एक ही के एक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए काफ़ी मतलब जो रिलेशन है वो हमारे किसी भी नोन रिलेशन से अलग आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगा, पर आ सकता है, आने के चांसेस अच्छे खासे हैं राइट। मतलब डायरेक्ट किसी इफेक्टिव स्प्रिंग नहीं मान सकते शायद हम, या कुछ और नहीं कर सकते, ये सिचुएशन बनने वाली है। ओके बेटा, यस सर। चलो ऑल्दो देयर इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये कि इन दोनों को हटा के मैं एक रिड्यूस मास लगा दूं। हालांकि अगर मैं इन दोनों को हटा के रिड्यूस मास लगाता हूँ, सर बट A2 A3 सेम थोड़ी है। सेम, मतलब अगर रिड्यूस मास मानेंगे तो A2 A3 को तो किसने कहा कि मतलब रिड्यूस मास के लिए आपको एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? मेरे को तो यहाँ पर टेंशन क्या उससे मतलब नहीं ना, मुझे तो यहाँ के टेंशन से मतलब है ना। हाँ सर।
समझ रहे हो बात? ये तो यहाँ के टेंशन से मतलब है। तो इन दोनों को हटा के मैं रिड्यूस मास लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पुली में जिसका एक्सेलेरेशन ए नीचे भी है, उसमें अगर एक मास m1 इधर लगा, एक मास m2 इधर लगा है, तो यहाँ का जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आएगा, जी की इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ए, राइट। और ये टेंशन कितना हो जाएगा बताइए, तो ये टेंशन टी हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स रिड्यूस्ड मास इंटू जी, यही होता है ना, जी की जगह जी माइनस ए, यस और नो? और वो ए कितना है, बेसिकली A1 के बराबर है ना? बोलो। सो सिस्टम में क्या बचा, इधर लग रहा है के एक्स, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A1 है, इधर लग रहा है टेंशन T, इधर लग रहा है टेंशन T, इसका एक्सेलेरेशन भी A1 के बराबर है, राइट। और टेंशन T कितना है, तो टेंशन T है 4 म्यू इंटू जी माइनस A1। कोई दिक्कत? सर वो 4 टाइम्स होता था। बेटा इस रस्सी का टेंशन ट्वाइस म्यू जी होता है, इस रस्सी का टेंशन 4 म्यू जी होता है, ठीक है। ठीक है सर। अब वो रिजल्ट याद है तो आप इसको ऐसे अप्रोच, इस अप्रोच से कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने अप्रोच पहले बताया उस अप्रोच से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ऑल्दो ये अप्रोच लगाने में मैं खुद थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि आंसर आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो आई विल से कि शायद इस अप्रोच में कुछ गलती, लेट्स ट्राई द प्रॉपर मेथड, ओके। बट एज फार एज आई, मतलब मुझे लग रहा है ये एकदम सही, ठीक है। ठीक है सर। सर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों अप्रोच बता दिए, दोनों अप्रोच ट्राई करोगे? हाँ सर। चलो, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय। सर हाँ बेटा। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स